फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 8, विदेशों से व्यापार और संपर्क। यहाँ पर जो है प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, तो पाठ का नाम है विदेशों से व्यापार और जो है संपर्क। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ। एक दिन स्कूल लगने से पहले अंजलि और राजू बाहर गए। किताब की दुकान से कापी खरीद कर बाहर आए तो उसकी शिक्षिका मिली। वे तीनों साथ साथ सारा की ओर चल पड़े। अब क्या होता है कि एक जो है अंजलि नाम की और एक राजू नाम का जो लड़का है, वो जो है स्कूल लगने के पहले जो है एक दुकान पर चले जाते हैं, बाज़ार जो है जाते हैं। किताब की दुकान से कापी खरीद कर बाहर आए तो उसकी शिक्षिका मिल गई। अब उनको जो है क्या खरीदना था, कापी खरीदना था। जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि हमको जो है स्कूल हम जो है जब जाते हैं तो उससे पहले कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे ज़रूरी काम होता है, कॉपी पेन खरीदना। तो वैसा भी ये लोग कर रहे थे, अंजलि और जो राजू नाम के लड़के लड़की। अब क्या होता है, जैसे ही ये जो है कॉपी खरीद करके निकलते हैं दुकान से, तो बाहर में उनकी जो टीचर है, शिक्षिका है, वो जो है उनको मिल जाती है। अब वो जो है तीनों साथ साथ जो है शाला की ओर चले जाते हैं, विद्यालय की ओर चल पड़ते हैं। शिक्षिका ने उनसे पूछा, तुम दोनों के बैग तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें कहाँ से खरीदा। अब उनकी जो टीचर है, उनकी जो शिक्षिका है, वो क्या बोलती है कि बच्चों, तुम्हारे जो बैग है वो बहुत सुंदर हैं, तुम्हें इन्हें कहाँ से खरीदा, ऐसा करके उनको पूछते हैं। कौन? शिक्षिका। किनको? अंजलि और राजू को। अंजलि ने बताया, दीदी, इन्हें हमारे माँ पिताजी ने रायपुर से किसी दुकान से खरीदा था। अब क्या बोलती है अंजलि? अंजलि अपने शिक्षिका से, अपने टीचर से बोलती है कि दीदी, ये जो बैग है वो हमारे पिताजी ने जो है रायपुर के किसी दुकान से ख़रीदा था। ऐसा करके उसके जो अंजलि है वो अपनी टीचर को बता देती है। शिक्षिका ने बैग को ध्यान से देखा और कहा, देखो, इसमें बनाने वाली कंपनी का लेबल लगा है। अब क्या है, उनकी जो टीचर है वो बैग को बड़े ही ध्यान से देखती है। अब बैग को बड़े ही ध्यान से देखती है और क्या बोलती है कि बच्चों, इसमें जो है क्या लगा है, जो भी कंपनी इसको बनाई है उसका लेबल लगा हुआ है। ऐसा करके आप ही के बैग में होगा कि जो भी कंपनी उसको बनाती है उसका लेबल या नाम वहाँ पर लगा होता है। तो सभी के बैग में होता है, आप अपने बैग में चेक कर सकते हैं। तो उसकी जो टीचर है वो बैग को देखती है और बोलती है कि देखो, इसमें जो है जो भी कंपनी इस बैग को बनाई है उस कंपनी का क्या लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है करके। अरे, यह तो कोलकाता से बनकर आया है। अब वो क्या बोलती है, उसकी टीचर यानी कि उसकी शिक्षिका क्या बोलती है कि ये जो तुम्हारा बैग है जिसको तुम्हारे पिताजी रायपुर में ख़रीदे हैं, ये जो है कहाँ से बन करके, कोलकाता से बन करके आया हुआ है। ऐसा करके अब क्या है, यह बात सुनकर अंजलि और राजू को आश्चर्य हुआ। अब ये जो बात सुनती है, कौन सा बात, कि उसकी टीचर बोलती है कि ये जो तुम्हारा बैग है कोलकाता से बन करके आया हुआ है। ऐसा करके तो इस बात को सुन कर के अंजलि और राजू एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये जो बैग तो हमने रायपुर से लिया था, लेकिन ये जो है कोलकाता से बनकर आया है। ऐसा करके क्या होता है कि शिक्षिका ने दुकानों की ओर इशारा करके बताया, वो देखो कितनी सारी दुकानें हैं, यहाँ कितना सारा सामान बिकता है। अब उनकी जो टीचर है, उनकी जो शिक्षिका है, वो उनको दुकान की ओर इशारा करती है और क्या बोलती है कि वो देखो कितनी सारी दुकानें हैं। अब वो जो है रास्ते से ऐसे जा रहे थे, आसपास जो है बहुत सारी क्या लगी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी। अब उनकी जो टीचर है उनको इशारा करती है, वो देखो बहुत सारे दुकान वहाँ पर लगे हुए हैं और जितने भी दुकान हैं उनमें बहुत सारा जो सामान है वो बिकता है। और अनेक प्रकार के दुकान हैं, कोई किराना का है, कोई कापी पुस्तक का है, तो कोई और कुछ का। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे क्या बिकते हैं, सामान बिकते हैं। और यह सामान दूर दराज के गांव व शहरों में रहने वाले लोग बनाते हैं और उन्हें व्यापारी इन्हें यहाँ ला करके बेचते हैं। तो जो कुछ भी सामान है उसको कौन बनाते हैं, गांव और शहरों में जो रहने वाले जो लोग हैं वही लोग बनाते हैं। और जो व्यापारी होते हैं उनको ला करके यहाँ पर दुकानों पर बेच देते हैं और फिर दुकानों के द्वारा हम इनको जो है खरीद करके प्राप्त करते हैं। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे। तो राजू पूछता है, राजू दीदी, क्या यहाँ विदेशों से सामान भी आते हैं। अब जो राजू है वो क्या पूछता है कि दीदी, ये जो क्या कुछ कुछ जो सामानें हैं वो विदेशों से बन कर आते हैं क्या। ऐसा करके उनको पूछता है, अपनी टीचर को, अपनी दीदी को। तो शिक्षिका ने बताया, हाँ, यहाँ तो न सिर्फ देश में बने सामान बिकते हैं बल्कि चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में बने जो सामान हैं वो भी बिकते हैं। तो उसकी टीचर बोलती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ जितने भी हमारे देश में जो है
कुछ कुछ जो सामान है वो विदेशों से भी बन करके आते हैं, जैसे कि चीन, जापान, अमेरिका, यहाँ से बन करके ये जो सामान है वो आते हैं और बिकते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें हमारे भारत में बनता है उसमें क्या लिखा होता है, मेड इन इंडिया, और जो चीन जापान में बनता है उसमें मेड इन चाइना, ऐसा कुछ लिखा होता है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो उससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है, ये जो सामान है वो किस देश से बन करके आया हुआ है। जैसे कि आप जो है कोई भी घड़ी वगैरह ले लोगे तो उसमें देखना कि उसमें पीछे तरफ लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ऐसा करके। मोबाइल वगैरह हो गया, तो ये जो चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर देशों से भी आती है, विदेशों से भी आती है, ऐसा करके उसकी जो टीचर है उनको बता रही है। अंजलि को इतिहास का पाठ याद आया तो उससे पूछा, क्या सम्राट अशोक के समय में भी व्यापारी दूसरे देशों से व्यापार करते थे? अब अंजलि को जो है इतिहास का पाठ याद आ जाता है एकदम अचानक से। तो वो जो है अपनी टीचर को पूछती है कि टीचर जी, क्या जो सम्राट अशोक थे, राजा अशोक थे, वो भी उसके समय में भी जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों से व्यापार करते थे क्या? ऐसा करके जो अंजलि है अपने टीचर से पूछती है। इतने में स्कूल आ गया। शिक्षिका ने कहा, चलो इस बात पर हम कक्षा में के साथ सबके साथ जो है चर्चा करेंगे। अब सब जो है बातें करते करते आ गया और वहाँ पर उनका जो स्कूल है वो भी आ जाता है। अब उसकी जो टीचर है वो क्या बोलती है कि चलो हम जो है इस बात की चर्चा सबके सामने कक्षा में करते हैं, ऐसा करके वो जो है बोलती है। अब शिक्षिका बताने लगी, अशोक के समय में अपने देश में बड़े बड़े व्यापारी होते थे। अब उसने, अंजलि ने क्या प्रश्न किया था कि क्या राजा अशोक के समय में भी जो व्यापारी हैं वो दूसरे देशों से व्यापार करते थे क्या? ऐसा करके उसने प्रश्न किया था अपनी टीचर से। तो उसकी शिक्षिका जो है अब कक्षा में आ जाती है, सब बच्चे बैठे हुए हैं। अब उसकी शिक्षिका जो है बताने लगती है, अशोक के समय में अपने देश में बड़े बड़े क्या होते थे, व्यापारी होते थे। मतलब जो राजा अशोक थे उसके समय में भी हमारे देश में जो है बहुत बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। और इन्हें श्रेष्ठी या सेट्ठी कहा जाता था। वो जो शिल्पा शेट्टी वो वाला सेट्ठी नहीं, इनको सेट्ठी कहा जाता था, मतलब श्रेष्ठी इनको कहा जाता था व्यापारियों को। तो सॉरी, शिल्पा शेट्टी बोल दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका उनको बताने लगती है, जो अशोक, राजा अशोक थे उसके समय में क्या हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। और ये जो व्यापारी होते थे वो, उनको क्या बोला जाता था, श्रेष्ठी या उनको सेट्ठी कहा जाता था। और इस शब्द से सेठ शब्द बना है। तो इसी शब्द से क्या शब्द बना है, सेठ शब्द बना है। श्रेष्ठी या सेट्ठी, इसी शब्द से जो है श्रेष्ठ सेठ शब्द जो है बना हुआ है। ये लोग दूर दूर जा कर के वहाँ की चीज़ें खरीद करके लाते थे। तो ये जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, दूर दूर तक जाते थे और वहाँ की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको खरीद करके ला करके बेच देते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण प्रांतों से वे मोती, सोना, कीमती पत्थर, चंदन, इमारती लकड़ी, जानवरों की खाल आदि लाते थे और वहाँ वे सुंदर बर्तन, महंगे कपड़े, तांबा आदि बेचते थे। मतलब ये जो है अपने इलाकों की चीज़ों को लेकर के दूसरे इलाकों में जा कर के बेचते थे और दूसरे इलाकों की चीज़ों को जो है अपने इलाके में ला कर के बेचते थे। तो ऐसा किया करते थे ये जो व्यापारी होते थे। वो जो है क्या क्या किया करते थे, मोती, सोना, चांदी, कीमती पत्थर हो गया, चंदन हो गया, इमारती लकड़ी, यहाँ तक कि जानवरों की खालों की भी क्या की जाती थी, ये जो है बेचते थे और वहाँ की चीज़ों को लाते थे। तो इस प्रकार से किया जाता था सामानों की आदान प्रदान। जैसे कि एक स्थान ये हो गया और ये हो गया दूसरा स्थान। अब दूसरे स्थान की चीज़ें जो है यहाँ ला करके बेचते थे और पहले स्थान की चीज़ें दूसरे स्थान में ला करके बेचते थे। तो इस प्रकार से एक प्रकार का क्या होता था, संपर्क बन जाता था व्यापारियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यह सोच कर बताइए कि उन दिनों न रेलगाड़ी थी न मोटर गाड़ी, फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे? अब आप जो है, उनकी टीचर बोलती है अपने बच्चों को कि उस समय ना तो क्या था, रेलगाड़ी था और ना ही मोटर गाड़ी था। आजकल क्या हो गया है, ट्रक हो गया है, रेलगाड़ी हो गया है, हवाई जहाज़ भी हो गया है। हवाई जहाज़ के द्वारा भी सामान जो है आदान प्रदान किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। लेकिन उस समय ना तो रेलगाड़ी थी ना ही मोटर गाड़ी। तो फिर जो सामान है वो किस में लाया जाता था, ये सभी लोगों को प्रश्न वो जो है उनकी जो टीचर है वो करती है। अब क्या होता है कि उन दिनों कई व्यापारी एक साथ व्यापार करने के लिए जाते थे। तो पहले क्या होता था राजा महाराजाओं के समय में कि जो व्यापारी होते थे वो एक साथ जो है व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। उनके साथ उनके गाड़ी, बैल, गधे, घोड़े, ऊँट सब पर जो है सामान जो है लदे होते थे।
आप जो है यदि कोई पुराना पिक्चर देखो, ऐतिहासिक मूवी देखो, तो उसमें ये जो है दर्शाया जाता है। जैसे कि एक मूवी था क्या वाला, मोहनजोदाड़ो। तो उसमें ये जो चीज़ है वो बताया गया है कि वो जो है सभी लोग अपने जो गाड़ी बैल है उसमें जो है पूरा सामान लाते हैं और एक साथ वो जो है बहुत सारे लोग जो है व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। तो उस मूवी में जो चीज़ है वो दिखाया गया है। तो व्यापारी क्या करते थे, एक साथ जो है व्यापार करते थे और उनके साथ गाय बैल गधे घोड़े ऊँट सब जो है उस पर सामान जो है लदे होते थे। गांव या जंगल में सब वे गुजरते थे, तो वे दिन में चलते और रात को पड़ाव डाल करके जो है रुक जाते थे। तो ये जो है गाँवों से होकर के, जंगलों से होकर के ये जो है चलते थे। ये जो है दिन में चलते थे और जैसे ही रात हो जाती थी सब जो है तंबू वगैरह लगा करके वहाँ पर रुक जाते थे, आग वगैरह जलाते थे और वहाँ पर जो है खाना वगैरह बना करके सो जाते थे। फिर सुबह होती थी, फिर अपना जो कार्य है वो शुरू कर देते थे आगे बढ़ने का। इसके विपरीत रेगिस्तानों को पार करते समय वे दिन में आराम करते थे और रात को चलते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्या बोला गया है, यदि वो गांव या जंगल को पार कर रहे होते थे तो वो जो है दिन में चलते थे और रात को जो है आराम करते थे। लेकिन यदि रेगिस्तान को उनको पार करना होता था तो जो है दिन के समय क्या करते थे, आराम करते थे और रात के समय वो जो है चलते थे। तो रेगिस्तान में ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि दिन के समय बहुत ही क्या होती थी, गर्मी होती थी। रेगिस्तानों में बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है, जिससे हमारा शरीर जो है बहुत ही अधिक थकने लगता है। और यदि रात के समय वो जो है चलते थे तो जल्दी ही रात के समय उनको जो है ठंडा वातावरण हो जाता था, इससे जो है वो जो है जल्दी चले जाते थे। रास्ते में उन्हें बाढ़, तूफान, डाकू आदि खतरों से बच करके चलना पड़ता था। अब उनको जो है रास्ते में चलते चलते बाढ़ भी आ जाता था, तूफान भी आ जाता था, साथ ही साथ लुटेरे उनके सामानों को लूट भी लेते थे। तो अनेक खतरा होता था, फिर भी वो जो है बच करके इनको चलना होता था। अब क्या है कि रास्ते में सराय या बौद्ध भिक्षुओं के मठ भी होते थे जिनमें वे ठहरते थे। अब रास्ते में क्या होता था, बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके मठ भी हुआ करते थे और वहाँ वे जो है ठहर जाते थे। और इस प्रकार वे किसी शहर के बाज़ार में जा कर के अपना सामान बेचते थे और वहाँ की सस्ती व अच्छी चीज़ें खरीद लेते थे। अब वे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, कोई बड़ी से शहर में चले जाते थे और जा कर के अपना पूरा सामान जो है बेच देते थे और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको खरीद करके लाते थे। कुछ अन्य व्यापारी जहाज़ों से समुद्र यात्रा करके इंडोनेशिया, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका आदि देशों में पहुँचते थे। और कुछ जो व्यापारी होते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, वो किससे करते थे, जहाज़ों में क्या करते थे, समुद्री यात्रा करते थे और अपना सामान जो है जहाज़ में ले जा कर के इंडोनेशिया, चीन, यहाँ मतलब दूसरे देशों में जा कर के बेच देते थे और वहाँ की चीज़ें अपने देश में लाते थे। अब उन दिनों भी धनी लोग दूर दराज की चीज़ें ऊंची कीमतों में खरीदते थे। क्या बोला गया है कि उन दिनों भी क्या होते थे, धनी लोग होते थे जो क्या करते थे, जो चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए जो दूर दराज की चीज़ें उनको खरीद लेते थे ऊंची कीमतों पर। और इस कारण सेठियों सेठियों यानी कि सेठ को बहुत मुनाफा हो जाता था। जो व्यापारी होते थे उनको बहुत ही क्या हो जाता था, मुनाफा हो जाता था। इन पैसों से वे अपने आरामदेह घर बनवाते थे, साथ ही वे देवताओं के लिए मंदिर भी बनवाते थे। अब इनको जो है सामान बेच देते थे, अब इनको क्या होता था, बहुत ही मुनाफा हो जाता था। तो ये जो है अपने लिए घर वगैरह बनवाते थे, साथ ही देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवा देते थे और वे बौद्ध स्तूपों व मठों में दान भी देते थे। कौन, जो व्यापारी होते थे वे लोग। अंजलि ने शिक्षिका से पुनः सवाल किया, दीदी क्या अशोक के समय के बाद भी यहाँ के व्यापारी दूसरे देशों में व्यापार करते थे। अब अंजलि फिर से अपने शिक्षिका से सवाल पूछती है कि दीदी जब अशोक का समय था तो लोग व्यापार करते थे, लेकिन जब अशोक का समय जो है बीत गया उसके बाद भी क्या लोग दूसरे देशों से व्यापार करते थे क्या, ऐसा करके। अब शिक्षिका ने उत्तर दिया, हाँ व्यापार करते थे। राजा अशोक के समय के बाद भी यह व्यापार होता था। मतलब राजा अशोक के समय के बाद भी ये जो व्यापार है, वस्तुओं का व्यापार, वो भी होता था। उसके बाद विदेशों से व्यापार की ओर तेज़ी बढ़ती गई। अब धीरे धीरे जो विदेशों से व्यापार है वो क्या होता गया, बढ़ता गया। मतलब लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में दूसरे देशों से क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। वहाँ की चीज़ों अपने देश में लाते थे, अपने देश की जो चीज़ें हैं वो वहाँ बेच देते थे। तो इस प्रकार से जो व्यापार है उसमें क्या आ गई, तेज़ी आ गई, जो व्यापार है वो बढ़ गया। आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा कि कैसे यूनान व ईरान के राजाओं ने भारत के उत्तर पश्चिमी व में अपना राज्य बनाया था और उनके दूत व्यापारी भारत में आने लगे, भारतीय व्यापारी भी वहाँ जाने लगे। तो इस प्रकार से एक क्या हो गया, संपर्क स्थापित हो गया कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आने लगे और हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाने लगे।
जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसकी जगह शुंग वंश के राजा मगध पर शासन करने लगे और दक्षिण में सतावाहन राजवंश आया। अब क्या होता है, जब जो है मौर्य जो साम्राज्य है उसका समाप्त हो जाता है, उसका जो अंत हो जाता है, तो शुंग वंश के राजा मगध मगध वहाँ पर क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। और दक्षिण में सातवाहन राजवंश भी आता है। और इस बीच कई यूनानी राजाओं ने भारत के उत्तर पश्चिम में जो है अपना राज्य बनाया। और अनेक जो राजा हुए जो उन्होंने क्या किया कि अपना अपना जो इलाका है उसमें अपने अपने राज्यों की स्थापना जो है करने लगे। इनमें सबसे प्रमुख राजवंश थे शक और कुषाण। तो इनमें सबसे जो प्रमुख राजा थे कौन थे, एक थे शक और दूसरे थे कुषाण। कुषाण वंश का प्रमुख राजा कनिष्क था, आप सभी लोग इनके नाम सुने होंगे। तो ये जो कनिष्क थे वो कैसे थे, कुषाण वंश के प्रमुख राजा थे। और इसका जो राज्य था वो कहाँ कहाँ था, मध्य एशिया के आमू दरिया से लेकर के भारत के मथुरा तक इसका जो राज्य था वो फैला हुआ था। तो बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रमुख राजा थे कुषाण वंश के राजा कनिष्क। अब क्या होता है, उसके बाद मध्य एशियाई में सूखे इलाकों में आए कबीलों के राजाओं ने उत्तर पश्चिम में अपना राज्य बनाया। अब धीरे धीरे राजा आते थे, एक दूसरे से लड़ते थे और अपना राज्य जो है बना लेते थे। तो इस प्रकार से होता था। और उनका राज्य काफ़ी विशाल था, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के हिस्से थे। तो उसके बाद जो है कबीलों के जो राजा थे वो जो है उत्तर पश्चिम में अपना राज्य बनाने लगे। और इनका जो राज्य था वो काफ़ी विशाल था, बहुत ही बड़ा था। अब इस कारण भी भारत में इन देशों के बीच क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। मतलब लोग जो है एक दूसरे को जानने समझने लगे, एक दूसरे से व्यापार करने लगे, एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगा। तो इससे जो है भारत में क्या हो गया कि व्यापार जो है बढ़ने लगा। भारतीय व्यापारी इन सभी देशों में बेरोक टोक आ जा सकते थे। और जितने भी भारतीय व्यापारी थे और बाहर के जितने भी व्यापारी थे वो जो है एक से देश से दूसरे देश में जो है आ जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं होता था। भिक्षुओं और श्रमणों में वहाँ अपने मठ की स्थापना किए थे। और जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो जो है मठ की स्थापना भी कर लिए थे। चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक एक रास्ता जाता था। क्या बोला गया है, चीन से होकर के मध्य एशिया तक भूमध्य सागर तक एक जो है रास्ता जाता था। और उस रास्ते से चीन के रेशम का व्यापार होता था। मतलब ये जो मध्य एशिया से होते हुए जो भूमध्य सागर है वहाँ एक रास्ता जाता था और उस रास्ते में क्या होता था, चीन से जो है रेशम का जो व्यापार है वो होता था। इसलिए इसको जो है रेशमी मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। और इस कारण इसको क्या बोला जाता है, रेशमी मार्ग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस रास्ते में जो है रेशम का व्यापार होता था, इस कारण इसको रेशमी मार्ग बोला जाता है या सिल्क रूट इसको कहते हैं। इस रास्ते में भारतीय व्यापारियों के ठिकानों व बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं। और बाद में जब इसकी खुदाई मतलब बाद में इनके यहाँ पे अवशेष भी मिले हुए हैं भारतीय व्यापारियों के और बौद्ध विहारों के। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार व धर्म प्रचार के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। अब ये जो है व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी दूर दूर तक जा कर के करते थे। लेकिन भारतीय व्यापारी यही नहीं रुके, वे और पश्चिम के मिस्र और सिकंदरिया, यूनान, रोम तक गए। अब ये जो भारतीय व्यापारी थे वो बहुत दूर दूर तक ये जो है अपना जो व्यापार है वो करते गए। आमतौर पर भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से अपना सामान सिकंदरिया ले जाते थे, जहाँ मिस्र और यूरोप के व्यापारी उन्हें अपने देश ले जाते थे। अब ये जो भारतीय व्यापारी थे वो क्या करते थे, उस समय ना तो रेलगाड़ी थी, नहीं क्या था, हवाई जहाज़ था। तो ये जो समुद्री मार्ग के द्वारा, समुद्र के द्वारा मतलब नाव में, जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ों में अपने सामान को ले जाते थे और दूसरे देशों में बेच करके आ जाते थे। तो इस प्रकार से व्यापार होता था। अब आता है, कई बच्चों ने पूछा भारतीय व्यापारी उन देशों में क्या क्या बेचते थे और उससे क्या क्या खरीदते थे। अब बहुत ही कुछ बच्चे उनकी शिक्षिका से पूछते हैं कि जो भारतीय व्यापारी थे यानी कि हमारे देश के जो व्यापारी होते थे वो जो है दूसरे देशों में क्या क्या बेचते थे और वहाँ क्या क्या खरीद करके लाते थे। अब शिक्षिका ने जवाब दिया, हमारे देश में तरह तरह के मसाले होते हैं, जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी इत्यादि। सभी लोग जानते हैं हमारे देश में जो है अनेक प्रकार के मसालों की खेती की जाती है, अनेक प्रकार के मसाले उत्पादित की जाते हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया। और ये यूरोप में जो है नहीं होता, मतलब ये जो मसाले हैं यूरोप में नहीं पाए जाते। तो लेकिन यहाँ के भोजन इनकी काफ़ी उपयोग होता है। मतलब हम जो है इसको मसाले के रूप में हमारे भोजन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन यूरोप में ये जो है नहीं पाया जाता। तो जो भारतीय व्यापारी इन्हें वहाँ ले जाते थे। और इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों के आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि की उन देशों में बड़ी मांग थी। तो ये जो है क्या करते थे
कि जो भारतीय व्यापारी थे यानी हमारे देश के जो व्यापारी थे वो इन सभी चीज़ों को, जैसे मसाले हो गए, पत्थर हो गए, कीमती पत्थर, चंदन, कीमती सुंदर कपड़े, इन सभी चीज़ों को जो है वहाँ पर ले जाते थे। साथ ही साथ जो जानवरों की वहाँ पर भी तस्करी की जाती थी। तो ये जो है बड़ी मात्रा में यूरोपीय जो देश है वहाँ पर ले जाते थे और इन चीज़ों के बदले वहाँ से सोना, मूंगा आदि जो चीज़ें हैं वो भारत में ले आते थे। तो इस प्रकार से एक सामान के बदले दूसरे सामान का क्या करते थे, व्यापार ये जो है किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजू ने एक सवाल किया, क्या उन देशों के व्यापारी भी भारत आए थे? अब राजू फिर से अपनी टीचर से सवाल करता है कि हमारे देश के लोग ने तो व्यापार करने के लिए बाहर देश गए थे, क्या बाहर देश के लोग भी हमारे देश में आए थे क्या, ऐसा करके। तो शिक्षिका ने समझाया, हाँ, भारत में कई जगह रोम के व्यापारियों की बस्तियां थी। मतलब भारत में भी जो रोम के व्यापारी थे वो आकर के यहाँ पर व्यापार करते थे और वहाँ बस्तियां भी बसाते थे। अक्सर वे आकर रहते और व्यापार करते थे। वो जो है यहाँ आते थे और व्यापार भी करते थे और रुकते भी थे। जैसे यूनान, ईरान, मध्य एशिया के लोग भारत में राज्य बनाया, वैसे ही भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में अपना राज्य बनाया था। तो जिस प्रकार से जो दूसरे देश के लोगों ने अपना जो व्यापार करने के साथ साथ अपना जो राज्य बनाया हुआ था, उसी प्रकार जो भारतीय जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो भी दूसरे देशों में क्या करते थे, राज्य बनाते थे। अब आता है विदेशों से संपर्क का प्रभाव। अब क्या हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में व्यापार करने लगे एक देश से दूसरे देश में, फिर तीसरे देश, इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, व्यापार हुआ। अब इस व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले अंश में पढ़ा कि भारत के कुछ लोग दूसरे देशों में के लोगों की तरह संपर्क हुआ, जैसे एक दूसरे यहाँ राज्य स्थापित करके व्यापार या धर्म प्रचार के द्वारा। हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से जो है लोग एक दूसरे के देशों में जो है व्यापार करने जाते थे, साथ ही साथ धर्म का प्रचार करते थे और क्या करते थे, राज्य की स्थापना करते थे। तो इसी प्रकार यूनान व मध्य एशिया के लोग भारत आकर के बस गए। अब क्या होता है कि जो यूनानी और मध्य एशियाई जो लोग हैं वो भारत में आकर के रह गए और जो भारतीय हैं वो भी दूसरे देशों में जा कर के बस जाते हैं और इन सब बातों के लोगों के रहन सहन और सोच विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बाहर के लोग जो है हमारे भारत में आकर के रहने लगे और भारत के लोग जो है दूसरे देशों में जा कर के रहने लगे। तो इससे जो है रहन सहन और उनके विचारों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये विचार, ये जो प्रभाव है वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है सिक्के। चित्र में देख सकते हैं सिक्के यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये बहुत पुराने सिक्के हैं। ये जो है कनिष्क जो साम्राज्य था उसके सिक्के हैं, कनिष्क के सिक्कों की बनावट है। तो सिक्कों में क्या प्रभाव पड़ता है, व्यापार में सोने चांदी के सिक्कों का बहुत महत्व होता था। मतलब पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के समय जो है सोने चांदी के सिक्कों का चलन होता था। अजातशत्रु और अशोक के समय सिक्के या चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह का जो निशान है, ठप्पा, उस पर लगा करके बनाया जाता था। मतलब क्या होता था कि जो अजातशत्रु जो राजा अशोक हैं उसके समय में सिक्के जो है सोने चांदी के बनाए जाते थे और उस पर एक क्या लगाया जाता था, इस प्रकार से कुछ निशान लगाया जाता था और इससे जो है सिक्के जो है बनाए जाते थे। जबकि हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के सांचों में ढलते थे। लेकिन जो हिंद यूनानी जो जितने भी राजाएं थे उनके जो सिक्के थे वो जो है सांचों में ढाल करके बनाए जाते थे और इसमें राजा की तस्वीर या उसका नाम लिखा होता था। और इसमें क्या करते थे लोग, जो है राजा की तस्वीर भी बना देते थे, साथ ही साथ उसका नाम भी लिख देते थे। अब इनके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के को ढालने लगे। अब उन्होंने दूसरे देशों के राजाओं को देखा कि सिक्कों में उनके क्या है, तस्वीर लगी हुई या उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जो भारत के जो क्या थे, राजा महाराजा थे, वो भी अब ऐसा करने लगे कि वो जो है सिक्कों में अपना जो नाम है वो लिखवा देते थे या फिर अपना जो तस्वीर है वो बनवा देते थे। अब आता है मूर्ति कला। तो इन दिनों गांधार और मथुरा में मूर्ति कला काफ़ी विकास हुआ था। तो उस समय मथुरा और जो गांधार है वहाँ पर जो है मूर्ति कला बहुत अधिक मात्रा में मूर्ति जो है बनाया जाता था। गांधार भारत में उत्तर पश्चिम में है, यह हिस्सा यूनानी और कुषाण साम्राज्य में था। तो जो गांधार है भारत के उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पर जो है यूनानी और जो कुषाण जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। कनिष्क यहाँ के राजा थे। अब इस कारण यहाँ भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। अब जो बाहर के लोग भी यहाँ पर आने लगे और हमारे भारत के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो इस प्रकार से यूनानी और जो भारतीय कला है उसका क्या होता है, मेल मिलाप होता है। अब गांधार में बनी मेल मिलाप यानी कि एक दूसरे में जो है, मतलब एक दूसरे की चीज़ों को जो है देख करके बनाने लगते थे। गांधार में बनी मूर्तियों में क्या होता था
की मूर्तिकला को प्रभाव देखा जाता था और इन मूर्तियों की चुन्नटों की बनावट पर जोर है। तो देख सकते हैं कि मतलब बाहर के जो दूसरे देशों के जो मूर्तिकला है और हमारे देश की मूर्तिकला है, तो उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है बनाने लगते हैं और जो मूर्ति है उनकी बनावटों में बहुत अधिक क्या आता है, अंतर आता है। लेकिन मथुरा में बनी मूर्तियों में ये प्रभाव नहीं दिखता। मतलब मथुरा में जितनी भी मूर्तियाँ बनती है उसमें प्रभाव जो है नहीं दिखता। देख सकते हैं ये जो है गांधार में बनी मूर्ति है और ये जो है मथुरा में बनी मूर्ति है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट तौर पे ये जो मूर्ति है वो दिखाया गया है, लेकिन इसको एक सामान्य तौर पर दिखाया गया है। तो ये जो अंतर है वो दिखाई देता है। मथुरा के कलाकारों की मूर्तियाँ हष्ट पुष्ट आकृति में ज़्यादा जोर देते थे और इनकी चुन्नटें पर कम देते थे। मतलब एक हिष्ट पुष्ट जो मूर्ति है वो आकृति उस पर ये जो है जोर दिया करते थे और चित्र के द्वारा आप जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आता है धर्म और दर्शन। तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करने के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार करते थे। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रोमन साम्राज्य और यूनान के संपर्क का कारण गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की जानकारी का आदान प्रदान हुआ। अब ये जो है जैसे जैसे व्यापार करने जाते थे तो बहुत सारी चीज़ों का भी क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। जैसे गणित हो गया, ज्योतिष हो गया, खगोल शास्त्र, तो इन सभी जानकारियों का आदान प्रदान भी होने लगता था। और इस विषयों से संबंधित यूनानी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। अब जितने भी ग्रंथ थे उनका जो अनुवाद है वो संस्कृत में किया जाता था। पहले पूरी तरह से जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत ही सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। हफ्ते के 7 दिन, 12 राशि और आदि बातें भारतीय विद्वानों को उन्होंने अपनाया। अब हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं, 12 राशियाँ होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है भारतीय जो विद्वान थे उन्होंने अपनाया। जबकि उन्होंने शून्य, दशमलव चिन्ह आदि हमसे अपनाया। जबकि जो शून्य है और जो दशमलव का चिन्ह है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे भारत से खोज हुई है उसकी, तो उसको जो है दूसरे देश के लोगों ने क्या किया है, अपनाया हुआ है। यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म और दर्शन की जानकारी अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा। अभी लोग क्या करते थे, जो भी यात्रा करने के लिए आते थे वो जो है भारत में जो कुछ भी चीज़ें देखते थे उसका जो है अपनी किताबों में लेख लिख देते थे। भारत में जो बौद्ध भिक्षु व श्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे, उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। अब जितने भी भारत के जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो जो है दूसरे देशों में जाते थे, वो जो है वहाँ के लोगों के सोच और दर्शन और धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाल करके आ जाते थे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, जावा में बोरो बोदुर आज भी उस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मंदिर है। तो जो जितने भी बौद्ध जो भिक्षु थे वो जो है वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर अपना मंदिर का भी निर्माण, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण जो है कर देते थे। इस प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ से जो हमारे भारत में जो रामायण की कथा है उसको भी बहुत दूसरे देशों में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, लोकप्रिय माना जाता है। इन्हीं दिनों भारत में चिकित्सा शास्त्र का काफ़ी विकास हुआ था। साथ ही साथ भारत में जो चिकित्सा शास्त्र का काफ़ी क्या हुआ था, विकास हुआ था। इस पर 2 विशिष्ट विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखे गए हैं। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, पहला है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो आपको इसको याद रखना है। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। मतलब इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं व्यापार और दूसरे देशों से संपर्क। तो ये था हमारा पाठ, व्यापार और दूसरे देशों से संपर्क। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जो है बहुत अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।